मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एक्वा क्लासेस बाय एमके। देखिए, पिछली क्लास में मैंने पढ़ा था सेल विभव क्या है और विभवांतर क्या है। आज हम बात करेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए, ऐसा इलेक्ट्रोड बनाना पड़ता है, होता है ही ऐसा, तो उसका विभव कितना होता है। पहली चीज तो बात हम ये करें कि मानक क्या चीज होती है। बेटा, मानक एक स्थिति है, वो कुछ नहीं है। एक स्थिति की बात करें तो एक एटीएम प्रेशर, कितना, एक एटीएम प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर, ये होता है टेम्परेचर, ये होता है प्रेशर। इस कंडीशन पे यदि किसी सॉल्यूशन की सांद्रता 1 m है, 1 m मतलब होता है 1 मोलरता, 1 मोलरता का मतलब होता है 1 मोल पर लीटर प्रेजेंट हो, तो ये हो गया 1 m। 1 मोलरता की सांद्रता का कोई विद्युत गठ्ठे ले रखा है किसी पात्र में और उसमें कोई इलेक्ट्रोड लगा रखा है। कंडीशन ये है कि उसमें प्रेशर तो लग रहा है 1 एटीएम, वातावरण का दाब जो होता है वो लग रहा है, और टेम्परेचर है उसका 273 केल्विन। ऐसी कंडीशन पे इस इलेक्ट्रोड का विभव अगर चेक करेंगे ना बेटा, तो वो आएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्योंकि मैंने बताया था कि सेल के दो इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा, एक होता है सेल का पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। सेल के दोनों सिरों पर, ये सेल है, सेल के दोनों सिरों पर जो विभव उत्पन्न होता है बेटा, पॉजिटिव पर विभव उत्पन्न होता है, नेगेटिव पर विभव उत्पन्न होता है, और ये विभव का जो अंतर है उसको विभवांतर मैंने बताया था, इसी को सेल विभव कहते हैं। इसमें से किसी एक इलेक्ट्रोड की बात करें तो उस इलेक्ट्रोड की बात मैं कर रहा हूं। अब वो इलेक्ट्रोड कैसी स्थिति में बेटा, मानक स्थिति में है, तो मानक स्थिति में यदि उसका विभव याद करेंगे तो वो आएगा मानक इलेक्ट्रोड विभव आएगा। क्या आएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव आएगा। और कितना, ये भी याद रखना, इसकी वैल्यू हमेशा, हालांकि इसका प्रतीक जो है ई होता है, बस मानक होने की वजह से इसके ऊपर नोट लगता है, और इसकी वैल्यू हमेशा 0 आती है बेटा। कितनी आती है? 0 आती है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम बनाएंगे, इसी के लिए बनाएंगे वो। यानी हम बात करें कि मानक इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, तो मानक स्थिति पर जो विभव याद किया जाता है वो कहलाता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसमें मानक इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, बनाने के लिए एग्जाम्पल हमारे पास है, वो एग्जाम्पल किसका है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है ये इसी का उदाहरण है। हम ऐसा इलेक्ट्रोड बनाएंगे और इस इलेक्ट्रोड का विभव आपको पूछ ले तो कितना बताना है? 0। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या पढ़ेंगे? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात करते हैं। देखिए, ऐसा विभव, ऐसा इलेक्ट्रोड बनाएंगे कैसे, इसके बारे में बात करें तो देखिए, इस प्रकार बनाया जा सकता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्थिति वही मानक होगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा ये, और ये इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका यूज एनोड के रूप में भी कर सकते हैं तो कैथोड के रूप में भी कर सकते हैं। कैसे बनाते हैं देखो, इसका प्रोसेस बनाने का। एक होगा पात्र, उस पात्र में भरा होगा एक निश्चित सांद्रता का HCl सॉल्यूशन। क्या भरा होगा? HCl सॉल्यूशन भरा होगा। ठीक, कितनी सांद्रता? 1 मोलरता मान लीजिए, 1 N मान लीजिए, सांद्रता का सॉल्यूशन इसके अंदर भर दिया गया है। और इस सॉल्यूशन के अंदर रखी गई एक ट्यूब, कांच की बनी हुई ट्यूब, वो भी उल्टी। उल्टी मतलब पेंदा जो है वो ऊपर है ना, उसका मुंह नीचे की तरफ इस प्रकार से होगा। ये इसकी होगी ट्यूब। ठीक, इस ट्यूब में यहां होगा एक निकास मार्ग जहां से एंटर करेगी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस एंटर करेगी। इसके अलावा इस ट्यूब के बीचों बीच एक और नली होती है, इस प्रकार की नली, जिसको कहते हैं मरकरी नली का। मरकरी नली का कहते हैं बेटा। इसके अंदर छोटा सा एक छिद्र और है, और उसमें से एक पाइप साइज में और भी है जो मरकरी से भरी होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मरकरी नली का। इस भरी हुई मरकरी नली का के बीचों बीच में से, इसमें से बीचों बीच में से एक वायर लगाया गया, वो वायर लगाया गया बेटा प्लेटिनम का। ठीक है, प्लेटिनम का वायर लगाया गया, पीटी वायर, पीटी का तार लगाया गया, और यहां उसको कनेक्शन के लिए बाहर निकाल दिया गया। अंदर उस वायर से लटकाया गया एक प्लेट, एक प्लेट लटकाई गई। ये प्लेट भी प्लेटिनम की प्लेट लटकाई गई।
ठीक है। अब ये प्लेट किस में डूबी हुई है? अभी वो डूबी हुई है HCl के सॉल्यूशन में। ओके, इधर से एंट्री किसकी करवा रहे हो आप? हाइड्रोजन गैस की। वो हाइड्रोजन गैस इधर से जहां से जगह मिलेगी इसे, उस तरफ से हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में वो बाहर निकलेगी, रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। वो तब होगी जब इसमें प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग। क्या प्रोसेस होती है वो तो हमें पता तब चलेगा ना जब इस इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। बट ये इलेक्ट्रोड बना होता है प्लेटिनम के तार से। मेनली समझना ये है, प्रोसेस में आपको प्लेटिनम तार इस प्रकार आपको पात्र लेना है, ये प्रोसेस आप लिख सकते हो। और इसमें किस प्रकार का इसका पैटर्न होता है ये आपको दिख रहा है। अब क्रॉस ये काम कैसे करता है, मैंने ये भी कहा कि देखिए कि इसका यूज एक इलेक्ट्रोड के रूप में है। तो इलेक्ट्रोड तो बेटा कैथोड भी होता है तो एनोड भी होता है। तो इसका यूज दोनों रूप में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोनों रूपों में करेंगे तो रिएक्शन भी अलग अलग होगी। तो आपको पूछे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज यदि एनोड के रूप में करोगे आप तो क्या होगा? तो आपको मैंने बता रखा है एनोड मींस होगा, देखिए एक वर्ड बताया था लोन। लोन मतलब होता है लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। एनोड होगा नेगेटिव जहां होगा ऑक्सीडेशन, समझ पा रहे हो? और लेफ्ट में ये पाया जाएगा। तो ये कहां लगाना है पहले तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। लेफ्ट में लगाना है, ऑक्सीडेशन होगा इस पे। एनोड है वो नेगेटिव चार्ज रखता है तो एनोड यहां पर हमारा रखता है नेगेटिव चार्ज। दूसरी चीज होगा क्या? ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा? बट जो आप एंटर करवा रहे हो ना हाइड्रोजन गैस, इस हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन होगा। हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके H+ आयन बना लेगा 2। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया। बाय द वे मान लीजिए इसका यूज एनोड के रूप में नहीं किया गया, किस रूप में किया गया? कैथोड के रूप में। तो अपोजिट राइट में लेंगे, रिडक्शन होगा। यहां रिडक्शन बोले तो अपचयन होगा, यहां ये पॉजिटिव चार्ज रखता है। अब रिडक्शन किसका होगा? अब रिडक्शन तो यहां इसमें एक तो हाइड्रोजन गैस है, प्लेटिनम तार का यहां रिडक्शन हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही क्या होती है? कम होती है। यहां है H+ आइंस। क्या है? H+ आइन है, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है HCl, वो HCl अगर सॉल्यूशन है तो वो प्रेजेंट रहता है H+ और Cl नेगेटिव के फॉर्म में रहता है। इसलिए यहां कौन है? H+ आइन प्रेजेंट है। H+ आइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव है दैट मींस इलेक्ट्रॉन की कमी है। अभी एक इलेक्ट्रोड है, जैसे कि मान लीजिए ये तो एनोड है, इसका यूज 2 टाइप से कर सकते हैं। तो जहां ये कैथोड लगा देंगे तो वहां पर दूसरा एनोड प्रेजेंट होगा ही होगा, समझ रहे हो ना? और जहां इसको एनोड के रूप में लगाएंगे तो कैथोड के रूप में वो दूसरा रहेगा। पर जब भी होगा तो एनोड पर रिडक्शन होगा और उसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, हमेशा एनोड से मिलेंगे कैथोड को। तो कैथोड को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 2 H+ आयन ले लिए, तब 2 H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बन जाती है। तो H+ आयंस हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देते हैं यदि उसका यूज कैथोड के रूप में किया गया है इसका, और इसी का यूज यदि एनोड के रूप में किया गया है ना, तो दी गई रिलीज की अपन हाइड्रोजन गैस है वो दी गई हाइड्रोजन किस रूप में? H+ आयंस के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां देने वाली हाइड्रोजन गैस का यूज भी हो सकता है, और एक इसका यहां पर HCl सॉल्यूशन उसका यूज होगा। बट किस रूप में इसका यूज कर सकते हैं? मैंने कहा दोनों ही रूप में कर सकते हैं। दूसरी चीज काम क्या आता है? ये इलेक्ट्रोड तो हो गया, चलो क्योंकि मैंने इसका विभव बता दिया 0। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना बताना है? 0 वोल्ट बताना है, और होता 0 वोल्ट ही है। अब ये क्या काम आता है? तो इसका काम ये है कि जब आप किसी सेल में आपको पता है एक इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ लगाओगे तो कैथोड लगाओगे, आपने इसका यूज कर लिया यहां पर। तो ये 7 वाला जो इलेक्ट्रोड है इसका विभव बोले तो 7 वाले इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए, समझ पा रहे हो? अरे ये कैथोड के रूप में है तो 7 वाला एनोड है उसका विभव कितना है ये ज्ञात कर लेंगे। और यदि इसका यूज किस रूप में कर रहे हैं? एनोड के रूप में, तो 7 वाला कैथोड है उसका विभव कितना आएगा, इस चीज को ज्ञात किया जा सकता है इसका यूज करके, ठीक है ना? क्योंकि दोनों का अंतर निकालेंगे, विभांतर होता है जो फिक्स सेल का वैल्यूज होता है ना, और उसमें से 0 घटा देंगे तो एज इट इज जो नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव में आएगी। समझना इस चीज को आगे। तो इसका यूज दोनों रूप में कर सकते हैं,
किस रूप में, एनोड के रूप में, कैथोड के रूप में। यूज मैंने बताया किसी भी इलेक्ट्रोड की बात करें, कोई सा भी इलेक्ट्रोड हो सकता है इसके साथ वाला, किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं और विभव को ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका यूज तो हो गया इस प्रकार से। बट समस्या क्या आ गई, पूछी जाती है क्या सीमा है इसकी, समस्या है इसकी, क्या कमियां है इसकी। इसको जब यूज किया गया, तब यूज जब कर रहे थे, सेल का विभव जब निकाल रहे थे, इलेक्ट्रोड सात वाले इलेक्ट्रोड का विभव निकाला, तब पता ये चला, समस्या ये आई कि जो मेजर वैल्यू जो आ रही है बेटा वो सही नहीं आ रही है, या सही एक बार आगे दूसरी बार में अलग आ रही है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी आप चेक करो कि उसका रिजल्ट वही आना चाहिए था। कारण क्या पता चला इसका, तो कारण ये पता चला कि जब यहां पर आपको पता है H+ आयंस काम में आ रहे हैं, जब काम में आएंगे तो सीधी सी बात है आसपास में H+ आयन की संख्या कम हो जाएगी ना। बोले तो पहली समस्या आई, सांद्रता परिवर्तन हो गई। पहली समस्या क्या आई, सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है बार बार। सांद्रता यहां जितनी पहले शुरुआत में थी वो थोड़ी देर बाद में सांद्रता क्यों H+ आयन काम आ गया तो फिर बची नहीं ना, कम हो गई, तो इसलिए सांद्रता में परिवर्तन हो गया। ये समस्या नंबर 1। दूसरी क्या समस्या है, दूसरी समस्या है इसका ताप गुणांक बहुत ज्यादा हुआ। ताप गुणांक बहुत ज्यादा का मतलब होता है बेटा ताप देने से, गर्म होने से किसी क्रियाशीलता घट जाती है, तो प्रोबेबिलिटी कम हो गई इसकी, है ना, ताप गुणांक ज्यादा होने की वजह से। और तीसरी समस्या आई कि ये अनुत्क्रमणीय रह गया। अनुत्क्रमणीय जानते हो बेटा, अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है जिसको दोबारा आप काम में नहीं ले सकते, इसलिए इसे कह दिया अनुत्क्रमणीय। तो दोबारा काम में नहीं आ सकती, जिसको यूज नहीं कर सकते दोबारा, रिचार्ज नहीं कर सकते दोबारा से, तो वो काम का नहीं है। फिर इन 3 समस्याओं की वजह से मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। हालांकि यूज किया जा सकता है, परंतु जिस प्रकार के रिजल्ट हमें चाहिए उस प्रकार के रिजल्ट यहां से प्राप्त नहीं हुई। इसलिए फिर क्या किया गया, देखिए समस्या के समाधान के लिए एक सेल बनाया गया, सेल ही बना दिया गया जो भी एक इलेक्ट्रोड की तरह काम कर सकता है, परंतु क्यों एक इलेक्ट्रोड काम मिले, एक सेल ही बना दिया गया इस इलेक्ट्रोड को हटाकर, जिसका नाम है मानक वेस्टर्न सेल। प्रोसेस वही है, मानक स्थिति पर ही होती है, जिसका नाम है मानक वेस्टर्न सेल। सुनिएगा, मानक वेस्टर्न सेल। ओके, ये एक सेल है, सेल की तरह काम करेगा, और ये जो समस्याएं थी उन समस्याओं से बिल्कुल ही क्या था, दूर था, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं थी, इसलिए मानक वेस्टर्न सेल प्रचलित हुआ और ज्यादा यूज होने लगा। इसका यूज भी किसी दूसरे सेल का भोग याद करने में कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब ये क्या होता है मानक वेस्टर्न सेल, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, आपको पढ़ना क्या है, इसकी बनावट कैसी होती है वो, और इसका प्रोसेस है वो कैसा, सभी के लिए ऐसा ही पढ़ना है आपको, चाहे कोई सा भी सेल हो, चाहे मानक वेस्टर्न सेल हो। आगे बहुत सारे सेल आने वाले हैं, इसमें से आपको एक फर्स्ट सेल पढ़ने को मिलेगा, मानक वेस्टर्न सेल। देखिए किस प्रकार की प्रोसेस है। मानक वेस्टर्न सेल होता है बेटा एच आकार की ट्यूब जैसा होता है, एक ट्यूब भी होती है एच आकार की ट्यूब, आपने देखी होगी, एच देखा है आपने, एच, ओके, तो एच शेप में एक ट्यूब कांच की, उस कांच की ट्यूब से बना है ये, ओके। अब उसमें मैक्सिमम पार्ट में तो भरा होता है, इसमें मैक्सिमम पार्ट जितना हो सके उतना, बहुत ज्यादा पार्ट जो होता है उसमें तो भरा होता है कैडमियम सल्फेट का संतृप्त सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, संतृप्त सॉल्यूशन, संतृप्त सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन भरा होता है कैडमियम सल्फेट का, ओके। नेक्स्ट जो पार्ट है, इस नेक्स्ट पार्ट में एक इस सिरे पर तो भरा होता है कैडमियम, क्या भरा होता है, कैडमियम। अपर पार्ट में भरा होता है कैडमियम सल्फेट, कैडमियम सल्फेट। कुछ पार्ट में देखा जाए तो यहां पर थोड़ा, तो यहां और थोड़ा यहां, इस भाग में भरा होता है कैडमियम सल्फेट, और कुछ मात्रा में H2O, कुछ मात्रा में H2O पार्ट प्रेजेंट रहता है। इसके अलावा इस पार्ट में भरा होता है क्या, मरकरी सल्फेट, मरकरी सल्फेट, और यहां एक तार लगा रहता है, इस जगह भी तार लगा रहता है। देखिए यहां इस जगह कैडमियम भरा है तो इस जगह भरा होता है मरकरी,
ध्यान रखिएगा मरकरी भरा होता है। ओके, इसका प्रोसेस है, समझ पा रहे हो आप इसको? देखिए मैंने कहा इस पार्ट में तो बेटा क्या है, मरकरी है, और इस पार्ट में है बेटा कैडमियम। ओके, ऊपर की तरफ मैंने बताया कैडमियम सल्फेट है यहाँ पर। ओके, और यहाँ इन दोनों के नीचे जो लास्ट वाले पार्ट आ गए, उन लास्ट वाले पार्ट में वायर जुड़ा होता है। ये वायर जो होता है ना, आपको ध्यान रखना है, ये वायर प्लेटिनम का होता है बेटा। किसका होता है? प्लेटिनम का। कैडमियम जिधर है वो काम करता है एज ए एनोड, एज ए एनोड काम करता है, और जिधर मरकरी है उधर काम कौन करता है? एज ए कैथोड की तरह काम करेगा। तो ये कैथोड है, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, एनोड इज दैट इज नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार का इसका प्रोसेस है। एक मैक्सिमम पार्ट में भरा होता है क्या? कैडमियम सल्फेट भरा होता है, और कुछ में वाटर डिजोल्व रहता है उसमें, वो संतृप्त नहीं, थोड़ा सा उसमें वाटर डिजोल्व होता है, कम मात्रा में उसमें कैडमियम सल्फेट है, एजिटिव वही होता है। उसके नीचे इसमें तो भरा होता है, इस पार्ट में मरकरी सल्फेट, और इसमें भरा होता है कैडमियम सल्फेट। एंड प्लेटिनम तार एक इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड आ गए, प्रोसेस अंदर केमिकल करेगा। ठीक है ना? अब आपको ये भी समझने की बात है कि कैसे रिएक्शन होती है, कौन कैसे काम करता है। ठीक है, तो वही प्रोसेस है। एनोड पर क्या होता है ध्यान रखना है, और कैथोड पर क्या होता है ध्यान रखना है। एनोड पर, और दूसरी प्रोसेस होती है कैथोड पर। आपको बता दिया मैंने, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर होता है बेटा रिडक्शन। अब कैसे रिडक्शन होता है, कैसे ऑक्सीडेशन होता है, बात करते हैं एनोड पर। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो किसका होगा बेटा? कैडमियम का होगा। तो ये है कैडमियम, कैडमियम का ऑक्सीडेशन होगा तो कैडमियम +2 आयन बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। कौन कर देगा? ये कैडमियम। सेकंड पार्ट है कहां पर? कैथोड पर। अब कैथोड पर रिएक्शन करता है सल्फेट, जो सल्फेट है ये, तो मरकरी सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन जो दिए गए थे उसको एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करके यहां पर क्या करेगा? यहां पर मरकरी रिलीज कर देगा, मरकरी फ्री कर देगा, एंड कन्वर्ट हो जाएगा सल्फेट आयन में। अब सल्फेट आयंस फ्री हो गए, बड़ा वो लगता है फ्री हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कैसे पता चले कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है? देखिए दोनों पार्ट्स पे अलग अलग रिएक्शन हुई है, बट ये पूरा पार्ट एक मिडल शेप में देखो गया, मिडल से, तो आपको ये एक दूसरे से कनेक्ट दिखेगा, जुड़ा हुआ रहता है। क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। इस प्रोसेस को समझे ना पूरे को, तो देखो इधर ये एनोड पर है, कैथोड पर है। आपको बताया एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। तो इस पूरे सेल में क्या हो रहा है बेटा? सेल में हो रहा है रिडोक्स, ऑक्सीडेशन और अपचयन दोनों हो रहे हैं। अब इन दोनों को पता लगाने के लिए दोनों को साथ में मिला के लिखेंगे, तो मिला के लिखेंगे तो क्या है? ये तो बेटा कैडमियम, ओके, मरकरी का सल्फेट, लेफ्ट लेफ्ट का अलग, राइट राइट का अलग लिख देंगे। तो ये पार्ट 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? काम आ गए, तो ये तो हो गए कैंसिल आउट। इधर बना क्या? 2 मरकरी रिलीज हो गया, ये कैडमियम आयन, ये सल्फेट आयन ऐड हो गए, तो कैडमियम सल्फेट ऐड ही होते हैं रियल में, तो ये अपन को लिख ही सकते क्योंकि यार है भी नहीं ना साथ में, तो ये इस रूप में फॉर्म में नहीं रहता है, सल्फेट के साथ में रहता है। तो ये कहलाती है इसकी नेट अभिक्रिया, नेट अभिक्रिया। और ये तब होती है बेटा जब ये काम आ रहा है तब, क्योंकि मैंने इस सेल के लिए कहा है कि अगर पहले वाला इलेक्ट्रोड अनुत्क्रमणीय था तो सीधी सी बात है कैसा हुआ? उत्क्रमणीय हुआ। जब ये उत्क्रमणीय है तो दोबारा इसको चार्ज भी कर सकते हैं, तो इसको तो कहेंगे निरावेशन की अभिक्रिया। निरावेशन, समझ रहे हो? आवेशन की अभिक्रिया, निरावेशन अभिक्रिया का मतलब होता है निरावेश, डिस्चार्ज होने की रिएक्शन। आपको पूछे मानक वेस्टर्न सेल की चार्ज होने की रिएक्शन क्या होगी, तो उसे कहते हैं बेटा आवेशन की अभिक्रिया। आवेशन अभिक्रिया जस्ट अपोजिट, उल्टी होती है। जो राइट में था उसको लेफ्ट में, और लेफ्ट में था उसको राइट में लिख देते हैं, और रिएक्शन जस्ट अपोजिट वापस कन्वर्ट हो जाती है। कैडमियम अलग और मरकरी सल्फेट वापस बन जाता है। इसको कहते हैं आवेशन रिएक्शन। दैट इज, इसको दोबारा से क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। ये चार्जेबल है क्योंकि ये कैसी प्रोसेस है? रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय। कैसी है? उत्क्रमणीय।
तो ये होता है मानक वेस्टर्न सेल। ठीक है, इसका यूज क्या कर सकते हैं, उसी प्रकार किसी भी सेल का विभव याद कर सकते हैं। 7 वाले का सेल का विभव याद हो जाएगा इजी वे में, क्योंकि इसकी वैल्यूज होगी फिक्स, इसकी वोल्टेज फिक्स होगी, ये फिक्स वैल्यू हम रख लेंगे। 7 वाले का अननोन है, उस अननोन सेल की क्या याद की जा सकती है, इसका पोटेंशियल याद किया जा सकता है, विभव याद किया जा सकता है इजी वे में। ओके, तो ये था प्रोसेस, और आपको इसका जो पैटर्न है ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हम सेल के बारे में एक नए टॉपिक की बात करते हैं। ये आपके फिजिक्स में काम आएगा ये सेल आपके। ओके, जो विभव मापी में काम में आता है, विभव मापी आप पढ़ोगे उसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नैनसर्ड समीकरण। एक नया टॉपिक है, इन सबसे बिंदुओं से अलग टॉपिक है, जो है नैनसर्ड समीकरण, जिसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, नैनसर्ड समीकरण बहुत अच्छा टॉपिक है। यह समीकरण हम पढ़ेंगे जो अपने चैप्टर से अलग है, बट इस समीकरण का यूज इस सेल के लिए पढ़ेंगे जरूर। जितने भी सेल पीछे पढ़े हैं, प्रत्येक सेल में इस समीकरण का यूज होता है, बट उन सबको छोड़ के अभी सेल को छोड़ देते हैं और इस समीकरण को जनरेट कर लेते हैं। क्या समीकरण है समझिएगा। समीकरण है किसी साम्य रिएक्शन के लिए। साम्य रिएक्शन समझिएगा, आपको मैंने 11th क्लास में पढ़ाया था कि A प्लस बी मिलकर बनता है बेटा C और D, बट ये भी कहा था कि C D वापस कन्वर्ट होके AB भी बना लेते हैं। अगर इनकी बात करें कि AB क्या है, तो AB बेटा यहां पर रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। इनके कुछ ना कुछ मोल्स होते हैं। मोल्स बोले तो यहां पर इनका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है। इस A का मैं कोफिशिएंट A लेता हूं, B का कोफिशिएंट B ले लेता हूं, C का C स्मॉल c और D का स्मॉल d। बोले तो ये इसके मोल्स बताने का काम कर रहा है, या स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बताने का काम ये कर रहा है। ओके, आपको फिर साम्य में ये भी पढ़ाया था कि जो भी रिएक्शन साम्य में है, उस साम्य के लिए साम्य स्थिरांक होता है। क्या होता है, साम्य स्थिरांक होता है। वो साम्य स्थिरांक को हम लिखते हैं केसी से। याद आ रहा होगा आपको, केसी लिखते हैं हम, साम्य स्थिरांक लिखते हैं बेटा केसी। और ये जो होता है ना केसी, ये केसी लिखा जाता है इस प्रकार से कि ऊपर तो उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, और नीचे लिखा जाता है अभिकारक की सांद्रता। ठीक, बट आप ये सोच रहे होंगे क्या बता रहे हैं, समीकरण बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। देखिए, समीकरण यही तो है, यानी ये क्या बताती है, किसी पदार्थ का एक विभव बताती है, यानी किसी भी सेल के विभव, सेल का विभव है, उस विभव और पदार्थ की सक्रियता, पदार्थ की सक्रियता, बेटा सक्रियता को सांद्रता भी कहते हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को बताने वाली समीकरण है नैनसर्ड समीकरण। मैंने कहा केसी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये केसी हुआ। अब देखिए, केसी को इस प्रकार से हम ऐड करेंगे तो केसी होगा कन्वर्ट होके, यानी ऊपर तो उत्पाद लिख देना और नीचे अभिकारक लिख देना। उत्पाद है C और D, तो KC इक्वल हो जाएगा बेटा उत्पाद C की सांद्रता की पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, D की सांद्रता की पावर D अपोन, इधर हो गया A की सांद्रता A और B की सांद्रता हो गई बेटा B। ये तो हुआ KC, जो हमें आगे काम आने वाला है। ओके, उससे पहले हमने 11th क्लास में एक उष्मागतिकी चैप्टर में एक समीकरण पढ़ी थी। उष्मागतिकी में क्या पढ़ी थी, उष्मागतिकी से डेल जी बराबर आया था डेल जी नोट प्लस आर टी एल एन के। ये समीकरण आई थी अपनी, एक याद आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगर सांद्रता के लिए तो सी लिख सकते हैं। और आपने एक और पढ़ा होगा समीकरण कि डेल जी बराबर होता है, विद्युत रसायन में आएगा एन एफ ई नोट ई जीरो, तब आता है जो मानक होता है, तब के लिए भी मानक नहीं है। सामान्य के लिए डेल जी की वैल्यू ये भी होती है। डेल जी की वैल्यू ये है तो यहां से डेल जी की वैल्यू रख सकते हो आप, तो डेल जी की वैल्यू रखोगे बेटा, तो डेल जी की वैल्यू रखने पर माइनस एन एफ ई नो ई इक्वल, यहां पे डेल जी नोट की रखोगे तो ई नोट हो जाएगा माइनस एन एफ ई नोट, ओके, प्लस आर टी एल एन के और सी
इस प्रकार वैल्यू होगी। आपको दिख रहा है NF यहां भी है तो NF यहां भी है, दैट इज पूरी इक्वेशन में आप NM से डिवाइड कीजिए NF का भाग देने पर, NF का भाग देने पर, किसका भाग देंगे, NF का भाग देंगे तो क्या होगा, देखिए समझना यहां पर इस चीज को। NF का भाग देने पर क्या आएगा, यहां पर भाग देने पर बचेगा बेटा केवल E और यहां पूरे माइनस NF का भाग दे तो बहुत अच्छा रहे, क्यों माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, E बचेगा इक्वल टू फिर E नोट बचेगा, माइनस का भाग दूंगा तो ये प्लस वाला माइनस RT ln KC बटे NF का भाग तो दिया ही दिया है, तो ये आना ही है, समझ पा रहे हो। ओके, ln की वैल्यू आप जानते होंगे कि ln इक्वल टू होता है 2.303 बटा log 10, ये वैल्यू है, ठीक है ना, तो इसको यहां रख सकते हो आप, तो E इक्वल टू हो जाएगा E नोट माइनस RT एल log, देखिए पहले वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको, सुनिएगा 2.303 RT log KC, नीचे 10 और नीचे NF, ये जो समीकरण आ गई यही है अपनी नेल्सन समीकरण। बट इसका एक सिंपल रूप भी होता है, सिंपल रूप कहां से आएगा, देखिए इसकी अगर बात करें तो ये तो हो गया अपने आप में मानक इलेक्ट्रोड को जो भी वैल्यू होगी वो, R होता है गैस स्थिरांक 8.314, ओके, T टेम्परेचर है, N फेराइडे 96,500 इसकी वैल्यू होती है, दैट इज यहां अगर मैं कहूं कि जितने भी चर है उन चरों का मान रख दूं मैं, का मान रखने पर क्या आएगा, तो देखिए यहां पर बच जाएगा, वो बचेगा E इक्वल E नोट माइनस, सॉल्यूशन करने पर रिजल्ट निकाल लेना आप 0.0591 अपॉन केवल N की वैल्यू रखनी है, अकेली छोड़नी है, बाकी log 10 केसी का मतलब होता है ऊपर उत्पाद, नीचे होता है बेटा अभिकारक, ये इसका सिंपल रूप है नेल्सन समीकरण का। अब N क्या है, N है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्या संख्या है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको मैं अप्लाई करके भी बता देता हूं यहीं पे, देखिए आपने एक सेल पढ़ा था पीछे, जो सेल था अपना डेनियल सेल में पढ़ा था कि जिंक है, जिंक और साथ में कॉपर आयन, ओके, तो ये तो बन गया था जिंक +2, ओके, और ये बन गया कॉपर आयन, ठीक है, तो यहां पर जिंक का हो गया ऑक्सीकरण, कॉपर का हो गया यहां पर अपचयन हो गया, ऐसा होता है, तो ये हो गया यहां पर, देखिए यहां जो सांद्रता रखी उन्हीं की जाती है, अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, वो उन्हीं का मान रखा जाएगा जिसमें कुछ परिवर्तन आ रहा हो, परिवर्तन होना जरूरी है, परिवर्तन ही नहीं है तो उस उत्पाद को रखने की आवश्यकता ही नहीं है, उस अभिकारक को रखने की आवश्यकता ही नहीं है, तो यहां क्या रखेंगे, तो बेटा यहां रखेंगे मैं E नोट ऐसा का ऐसा, ठीक है, माइनस 0.510 और आएगा 0.0591 बटे N हम हो गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नंबर, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, जिंक से जिंक +2 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, तो नीचे आएगा 2, और लोग ये समझना कि ऊपर क्या आएगा, ऊपर तो आएगा बेटा जिंक +2, क्या आएगा उत्पाद जिंक +2, और नीचे आएगा कॉपर +2, जिसकी सांद्रता में परिवर्तन आ रहा है ना उसी को रखा जाता है। तो नेल्सन समीकरण अपने आप में इस टॉपिक में अलग है, बट इसका यूज इस प्रकार से किया जा सकता है जो आपके न्यूमेरिकल में काम आएगी। बोले तो किसी भी सेल में सांद्रता किसी की पूछी जा सकती है, दी हुई है तो आपको उसका विभव पूछा जा सकता है। तो ये हुआ हमारा नेल्सन समीकरण और उसका अनुप्रयोग, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे सेल है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, उनके बारे में जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।